हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जेनिथ गुरु। आज हमारा सैम्पल पेपर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सेक्शन ए के सारे एमसीक्यू कंप्लीट किए थे। आज सेक्शन बी हम कंप्लीट करेंगे और सेक्शन बी जो है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन इसमें होगा 2 मार्क्स का। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कितना लिखना है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? A first order reactions takes 69.3 minutes for 50% completion. What is the time needed for 80% of the reactions to get completed? एक रिएक्शन है, जब वो 50% कंप्लीट हो गया है उसका टाइम आपको गिवन है। और क्या कह रहे हैं कि जब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा 80% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50% जो रिएक्शन का हमको टाइम दिया हुआ है वहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस के की वैल्यू को 80% कंप्लीशन में यूज करके हम वहां से क्या करेंगे, टी 80% का हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के ऊपर लेके जाऊंगी मैं, तो हो जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है 69.3। हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 69.3। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे कितने की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, 1000 की। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है इसीलिए। अब इधर क्या है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है तो ऊपर हम सिर्फ 10 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब ये क्या बन गया 693 और नीचे भी हमारा बन गया 693, ये हट गया तो इससे ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, के की वैल्यू आ जाएगी 0.01। यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसको हम पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। क्या है वो इक्वेशन, देखो टी 80% इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट क्या है एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है। तो जो ए नॉट होता है वो इनिशियल रिएक्टेंट है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमने रिएक्टेंट कितना लिया था। और जो ए होता है वो क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट कितना बचा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वैल्यू पुट करेंगे हम, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.01। यहाँ पे हम पुट कर देंगे के की वैल्यू लॉग। अब यहाँ पे ए नॉट क्या है, स्टार्टिंग में जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो क्या कितना लिया है, 100% लिया है। तो ए नॉट की जगह मैं पुट कर दूंगी 100 और क्वेश्चन में क्या कहा है 80% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बचेगा, सिर्फ 20% बचेगा। तो हम यहाँ पे ए की जगह पुट करेंगे 20। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी हम डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से मैंने ये डेसिमल हटाया, ऊपर 100 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा 230.3 इंटू log 5। अब log 5 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। log 5 की वैल्यू है 0.699, पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 230.3 इंटू 0.699। अब क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम, 230.3 मल्टीप्लाई है 0.699 से, तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर से 3 9 जा 27, 18 19 21 20, फिर
फिर से 9 से ही है तो सेम चीजें आ जाएंगी, 72702। उसके बाद है 6 से, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 1 13, कितना हो जाएगा 7 9, ये 10 और 17 कैरी 1, 7 8 9 10 कैरी 1 6 1। अब देखो हम यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक ये हो गया, और यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 3, तो टोटल 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4, ये हो गया 160.9797। तो जो टी होगा वो क्या हो जाएगा 160.9797 मिनट, यानी कि इतने मिनट लगेंगे रिएक्शन को 80% कंप्लीट करवाने में। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 5 OH ग्रुप इन अ ग्लूकोज। हमें बताना है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये हम कैसे करेंगे, इसका अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्रस के साथ करवा देते हैं तो ये हमें कंफर्म कर देता है। अगर पेंटा एसीटेट आ जाता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो ग्लूकोज है उसके पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो रिएक्शन कर देते हैं हम, ग्लूकोज क्या हो जाएगा CHO CHOH the whole 4 CH2OH की रिएक्शन करा देंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब क्या है, जब जैसे ही इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पेंटा एसीटेट बनेगा। पेंटा एसीटेट क्या है, यहाँ पे CHO CHO CH3 whole 4 and then CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे हमारा बन गया है पेंटा एसीटेट। ये क्या कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो ए पार्ट है वो कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। जो ग्लूकोज होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये कैसे पता करेंगे हम, अब देखो आपने जब ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये देखा होगा कि ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, टोलिन और फेलिन को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है। अगर यहाँ पे ये फेलिन सोल्यूशन को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ग्लूकोज होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिएक्शन करा के देख लेते हैं। इसी ग्लूकोज का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ। ये क्या है, हमारा फेलिन सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसका रिडक्शन हो जाएगा और जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COOH CHOH का होल 4 एंड CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ये भी 1 मार्क का है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका 2 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी का ही पार्ट है और में, व्हाट हैपेन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। पहला है ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। CHOH का होल 4 एंड CH2OH, इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन वाटर के साथ कराया और आपको ये पता होना चाहिए
कि जो ब्रोमीन वाटर है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके अलावा ये अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं कर सकता। अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा? एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कर पाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 एंड CH2OH। अब ये जो आपने देखा था ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे भी हमारा ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन कराई है HNO3 के साथ। यहाँ पे लिख लो, ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में किस किस को कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा, साथ में प्राइमरी अल्कोहल को भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल क्या है? CH2OH। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? COOH CHOH का होल 4 एंड देन COOH। फिर से इसका क्या नाम है? सैक्रिक एसिड। ये है हमारा सैक्रिक एसिड। तो हमने और वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। During the electrophilic substitution reactions of haloarine, para-substituted derivative is the major product. तो इसका आंसर करने से पहले क्या करेंगे? एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो इसमें हम करा देते हैं नाइट्रेशन, क्योंकि कोई भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। नाइट्रेशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे? हेलोएरिन्स लेंगे। तो मैंने ले लिया है क्लोरोबेंजीन। जब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा? ये क्लोरो एक बार हमारा ऑर्थो ग्रुप पे आएगा और दूसरी बार हमारा किस पे आएगा? पैरा ग्रुप पे, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि बताओ ये वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट क्यों है? तो उसके पीछे का क्या रीजन हो जाएगा? देखो, यहाँ पे ही क्लोरीन है और यहाँ पे ही NO2 है, तो ये क्या करेंगे? एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पॉज कर लो। सेकंड पार्ट है हमारा द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसिमिक मिक्सचर। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन एक 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड स्टेप में उसी कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। रिएक्शन लिख लेते हैं। अब पहले क्या होगा? ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बनेगा। पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया है, क्योंकि SN1 की जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन में वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है और फिर 1 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? या तो
सामने से अटैक कर सकता है या ये न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर सकता है। इस ये क्या कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर सामने से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, सामने से अटैक करने के बाद बनता है हमारा रिटेंशन, और अगर ये बैक से अटैक करेगा तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। जहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो एसएन बार है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते वक्त रेसमिक मिक्सचर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। ये सेकेंड पार्ट था इसका। लिख देते हैं CH3 OH CH3 and CH3। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा इधर OH आ जाएगा CH3 and CH3।